बैठक में बैठी शिखा राहुल के ख्यालों में खोई थी। वह नहाकर तैयार होकर सीधे यहीं आकर बैठ गई थी। उसका रूप उगते सूर्य की तरह था। सुनहरे गोटे की किनारे वाली लाल साड़ी, हाथों में ढेर सारी लाल चूड़ियाँ, माथे पर बड़ी बिंदी, मांग में चमकता सिंदूर, मानो सीधे सीधे सूर्य की लाली को चुनौती दे रहे थे। घर के सब लोग सो रहे थे मगर शिखा को रात भर नींद नहीं आई। शादी के बाद वह पहली बार मायके आई थी पैर फेरने, और आज राहुल यानी उसका पति उसे वापस ले जाने आने वाला। वह बहुत खुशी थी। उसने एक भरपूर नज़र बैठक में घुमाई। उसे याद आने लगा कि वह दिन जब वह बहुत छोटी सी थी और अपनी माँ के पल्लू को पकड़े सहमी सी दीवार के कोने में घुसी जा रही थी। नाना जी यहीं दीवान पर बैठे अपने बेटे और बहुओं की तरफ देखते हुए अपनी दोबारा आवाज़ में फैसला सुना रहे थे। माला अब अपनी बच्ची के साथ यहीं रहेगी। हम सब के साथ यह घर उसका भी उतना ही है जितना तुम सबका है। यह सही है कि मैंने माला का विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ किया था, क्योंकि जिस लड़के को वह पसंद करती थी वह हमारे जैसे उच्च कुल का नहीं था। परंतु जयराज शिखा के पिता के आसमाई गुजार जाने के बाद इसी की ससुराल वालों ने इसके साथ बहुत अन्याय किया। उन्होंने जयराज के इंश्योरेंस का सारा पैसा हड़प लिया और तो और मेरी बेटी को नौकरानी बनाकर दिन रात काम करवा कर इस बेचारी का जीना हराम कर दिया। मुझे पता नहीं था कि दुनिया में कोई इतना स्वार्थी भी हो सकता है कि अपने बेटे की आखिरी निशानी से भी इस कदर मुंह फेर ले। मैं अब और नहीं देख सकता। इस विषय में मैंने गुरुजी से भी बात कर ली है और उनकी भी यही राय है कि माला बिटिया को उन लालचियों के चुंगल से छुड़ाकर यहीं लाया जाए। फिर कुछ देर रुक कर वे आगे बोले, अभी मैं जिंदा हूँ और मुझ में इतना समर्थ है कि मैं अपनी बेटी और उसकी इस फूल सी बच्ची की देखभाल कर सकूं। मैं तुम सब से भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों भी अपने भाई होने का फ़र्ज बखूबी अदा करोगे। और फिर नाना जी ने बड़े प्यार से उसे अपनी गोद में बैठा लिया था। उस वक्त वह अपने आप को किसी राजकुमारी से कम नहीं समझ रही थी। घर के सभी सदस्यों ने इस फैसले को मान लिया था और उसकी माँ भी घर में पहले की तरह घुसने मिलने का प्रयत्न करने लगी थी। माँ ने एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली थी। इस तरह से उन्होंने किसी को यह महसूस नहीं होने दिया कि वे किसी पर बोझ हैं। नाना जी एवं नानी के परिवार की अपने कुलगुरु में असीम अवस्था थी। सबके गले में एक लॉकेट में उनकी ही तस्वीर रहती थी। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले गुरुजी की आज्ञा लेनी जरूरी होती थी। शिखा ने बचपन से ही ऐसा माहौल देखा था, अतः वह भी बिना कुछ सोचे समझे उन्हें मानने लगी थी। अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद समय निकालकर उसकी माँ को कुछ वक्त गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठकर पूजा ध्यान करती थी। कभी कभी वह भी माँ के साथ बैठती और गुरुजी से सिर्फ और सिर्फ एक ही दुआ मांगती कि गुरुजी मुझे इतना बड़ा अवसर बना दो कि मैं अपनी माँ को बेसारे सुख और आराम दे सकूं, जिनसे बेचिंतित रह गई हैं। तभी खट की आवाज़ से शिखा की तंद्रा भंग हो गई। उसने मुड़कर देखा, तेज हवा के कारण खिड़की चौखट से टकरा रही थी। उठकर शिखा ने खिड़की का कुंडा लगा दिया। आंगन में झांका तो शांति थी। घड़ी की तरफ देखा तो सुबह 6 बज रहे थे। सब अभी सो ही रहे थे। यह सोचते हुए वह भी वहीं सोफे पर अधलेटी हो गई। उसका मन फिर अतीत में चला गया। जब तक नाना जी जिंदा रहे उस घर में वह राजकुमारी और माँ रानी की तरह रही, मगर यह सुख उन दोनों के हिस्से में बहुत दिनों के लिए नहीं लिखा था। एक वर्ष बीतते बीतते अचानक एक दिन
हृदय गति रुक जाने के कारण नाना जी का देहांत हो गया था। सब कुछ इतनी जल्दी घटा कि नानी को बहुत गहरा सदमा लगा। अपनी बेटी व नातिन के बारे में सोचा तो दूर होने अपनी ही सुध बुध ना रही। वे पूरी तरह से अपने बेटे पर आश्रित हो गई और हालात के इस नए समीकरण ने सीखा और उसकी माँ माला की जिंदगी को फिर से कभी ना खत्म होने वाले दुखों के द्वार पर ला खड़ा कर दिया। नानी के आसमय देहांत और नाना जी के डगमगाते मानसिक संतुलन ने जमीन जायदाद रुपए पैसे यहाँ तक कि घर के बड़े की पदवी भी मामा के हाथों में थमा दी। अब घर में जो भी निर्णय होता वह मामा जी की मर्जी के अनुसार होता। कुछ वक्त तक तो इन निर्णयों के पर नानी से हाँ मुहर लगवाई जाती रही, पर उसके बाद वह रस्म भी बंद हो गई। छोटे मामा की बेहतरीन नौकरी का बहाना बनाकर अपना हिस्सा लेकर विदेश में जाकर बस गए। अब बस बड़े मामा जी घर के सर्वोसर्वा थे। माँ का अपनी नौकरी से बचा सुचा वक्त माँ की सुबह उठकर चाय नाश्ता बनाती, उसका और अपना टिफिन बनाते वक्त कोई ना कोई नाश्ते की भी फरमाइश कर देता जिसे माँ मना कर नहीं पाती थी। सब काम निपटाते भागते दौड़ते भी स्कूल पहुँचती। कई बार तो शिखा को देर से स्कूल पहुँचने पर डांट भी पड़ती। इसी प्रकार शाम को घर लौटने पर जब माँ अपनी चाय बनाती तो बारी बारी पूरे घर के लोग चाय के लिए आ धमकाते और फिर वे रसोई से बाहर ही ना आ पाती। रात में शिखा अपनी पढ़ाई करते करते माँ का इंतजार करती कि अब वे आए तो वह उससे किसी सवाल अथवा समस्या का हल पूछे, मगर माँ को कम से ही फुर्सत नहीं होती और वह कॉपी किताब लिए ही सो जाती। जब माँ आती तो बड़े प्यार से उसे उठाकर खाना खिलाती और सुला देती, फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उसे पढ़ाती। यदि वह कभी मामा या मामी के पास किसी प्रश्न का हल पूछने जाती तो वे हंसकर उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहते, अरे बिटिया क्या करना है, इतना पढ़ लिख कर अफसरी तो करनी नहीं तुझे, चल माँ के साथ थोड़ा हाथ बटा ले, काम में तो यही आएगा। वह चीख कर वापस आ जाती, परंतु उनकी ऐसी उपहास भरी बातों से उसने हिम्मत ना हारी, ना ही निशाना को अपने मन में घर करने दिया, बल्कि वह और दृढ़ इरादों के साथ पढ़ाई में जुट जाती। मामा मामी अपने बच्चों के साथ अक्सर बाहर घूमने जाते और बाहर से ही खा पी कर आते, मगर भूल कर भी कभी ना उसे ना ही माँ से पूछते कि उनका भी कहीं आने जाने का या बाहर का कुछ खाने का मन तो नहीं है। और ना तो जब भी घर में कोई बहुत स्वादिष्ट चीज़ बनती तो मामी अपने बच्चे को पहले परोसती और उनको ज़्यादा देती। वह एक किनारे चुपचाप अपनी प्लेट लिए अपना नंबर आने की प्रतीक्षा में खड़ी रहती। सबसे बाद में मामी अपनी आवाज़ में बनावटी मिठास भर के उससे बोलती, अरे बिटिया तू भी आ गई, आओ आओ कहकर बचा खुचा कंजूसी से उसकी प्लेट में डाल देती। तब उसका मन बहुत कचोटता और कह उठता कि काश आज उसके भी पापा होते तो वे वैसा कितना प्यार करते, कितने प्यार से उसे खिलाते। तब किसी भी हिम्मत ना होती जो उसका इस तरह मजाक उड़ाता या खाने पीने को तरसता। तब वह तकिए के मुंह से छिपा कर बहुत रोती, मगर फिर भी माँ के आने से पहले ही मुंह धोकर मुस्कुराने का नाटक करने लगती कि कहीं माँ ने उसके आंसू देख लिए तो वे बहुत दुखी हो जाएगी और वह भी उसके साथ रोने लगेगी, जो वह हरगिज नहीं चाहती थी। एक आध बार उससे गुरुजी से परिवार से मिलने वाले इन कष्टों का जिक्र करना चाहा, परंतु गुरुजी ने हर बार किसी न किसी बहाने से उसे चुप करा दिया। वह समझ गई कि सारी दुनिया की तरह गुरुजी भी बलवान के साथ हैं। जब वह छोटी सी तब इन सब बातों से अनजान थी, मगर जैसे जैसे बड़ी होती गई उसे सारी बातें समझ में आने लगी और इस सब का कुछ ऐसा असर हुआ कि वह अपनी उम्र के हिसाब से जल्दी एवं ज़्यादा ही समझदार हो गई। उसकी मेहनत व लगन रंग लाई और एक दिन वह बहुत बड़ी अफसर बन गई। गाड़ी बंगला
नौकर चाकर ऐशो आराम, अब सब कुछ उसके पास था। उस दिन माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर इतना रोई कि पत्थर दिल हो चुके। मामा मामी की भी आंखें भर आईं। नानी और बहुत खुश थी और अपने पूरे कुनबे को फ़ोन करके उन्होंने बड़े गर्व से यह खबर सुनाई। वे सभी लोग जो बरसों से उसे और उसकी माँ को इस परिवार एवं एक बोझ समझते थे, ससुराल से निकाली गई मायके में आकर पड़ी रहने वाली समझकर शक भरी निगाहों से देखते थे और उन्हें देखते ही मुंह फेर लेते थे। आज वही सब लोग उन दोनों की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। मामा मामी ने तो उसके अफसर बनने का पूरा क्रेडिट भी समय को दे दिया था और गर्व से इतराते फिर रहे थे। समय का चक्र मानो फिर से घूम गया था। अब माँ व शिखा के प्रति मामा मामी का रवैया बदलने लगा था। हर बात में मामी कहती, अरे जी बैठो ना, आप सब हुक्म करो, बहुत काम कर लिया आपने। मामी के इस रूप का शिखा खूब आनंद लेती। इस दिन के लिए तो वह कितना तरसती थी। जब सरकारी बंगले में जाने की बात आई तो सबसे पहले मामा मामी ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया, मगर नानी ने जाने से मना कर दिया, यह कहकर कि इस घर में नाना जी की यादें बसी हैं, वे इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। जो जाना चाहे वह जा सकता है। माँ नानी के दिल की हालत समझती थी, अतः उन्होंने भी जाने से मना कर दिया। तब शिखा ने भी शिफ्ट होने का प्रोग्राम फिलहाल टाल दिया। इसी बीच एक बहुत ही सुशील और हैंडसम अफसर जिसका नाम राहुल था की तरफ से शिखा को शादी का प्रस्ताव आया। राहुल ने खुद आगे बढ़कर शिखा को बताया कि वह उसे बहुत पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। शिखा को भी राहुल पसंद था। राहुल शिखा को अपने घर अपनी माँ से भी मिलाने के लिए गया। राहुल ने उसे बताया कि इस प्रकार पिताजी के देहांत के बाद माँ ने अपने संपूर्ण जीवन की आहुति सिर्फ और सिर्फ उसके पालन पोषण के लिए दे दी। घर घर काम करके रात रात भर सिलाई कढ़ाई बुनाई करके उसे इस लायक बनाया कि आज वह इतना बड़ा अफसर बन पाया है। उसकी माँ के लिए वह और उसके लिए उसकी माँ दोनों की बस यही दुनिया थी। राहुल का कहना था कि अब उनकी इस दो छोरों वाली दुनिया का तीसरा छोर शिखा है, जिसे बाकी दोनों छोरों का सहारा भी बनना है। वह उन्हें मजबूती से बांधे भी रखना है। यह सब सुनकर शिखा को महसूस हुआ था कि यह दुनिया कितनी छोटी है। वह समझती थी कि केवल एक वही दुखों की मारी है, मगर यहाँ तो राहुल भी कांटों पर चलते चलते ही उस तक पहुँचा है। अब जब वे दोनों हम सफ़र बन गए हैं तो उनकी राहें भी एक हैं और मंजिल भी। राहुल की माँ शिखा से मिलकर बहुत खुश हुई। उनकी होने वाली बहू इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी तथा सुशील है, यह देखकर वे खुशी से फूली नहीं समा रही थी। झट से उन्होंने अपने गले की सोने की चैन उतार कर शिखा के गले में पहना दी और फिर बड़े स्नेह से शिखा से बोली, बस बेटी, अब तुम जल्दी से यहाँ मेरे पास आ जाओ और इस घर को घर बना दो। मगर एक बार फिर शिखा के परिवार वाले उसकी खुशियों के आड़े आ गए। राहुल दूसरी जाति का था और उसके यहाँ मीट मछली बड़े शौक से खाया जाता था, जबकि शिखा का परिवार पूरी तरह से पंडित बिरादरी का था, जिन्हें मीट मछली तो दूर, प्याज लहसुन से भी परहेज था। घर पर सब राहुल के साथ उसकी शादी के खिलाफ थे। जब शिखा की माँ माला ने शिखा को इस शादी के लिए रोकना चाहा तो शिखा तड़प कर बोली, माँ, तुम भी चाहती हो कि इतिहास फिर से अपने आप को दोहराए, फिर एक जिंदगी तिल तिल करके इन धार्मिक आडंबरों और दुनियादारी के ढकोसलों की अगिन में अपना जीवन स्वाहा कर दे। तुम भी माँ, कहते कहते शिखा रो पड़ी। शिखा के इस तर्क के आगे माला निरुत्तर हो गई। वे धीरे से शिखा के पास आई और उसका सिर सहलाते हुए रुंधी आवाज में बोली, मुझे माफ़ कर देना मेरी प्यारी बेटी। बढ़ती उम्र के नज़र ही नहीं, मेरी सोचने
समझने की शक्ति को भी धुंधला दिया था। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं। हम आज ही यह घर छोड़ देगी। जब मामा मामी को पता लगा कि शिखा का इरादा पक्का है और माला भी उसके साथ है तो सबका आक्रोश ठंडा पड़ गया। अचानक उन्हें गुरुजी का ध्यान आया कि शायद उनके कहने से शिखा अपना निर्णय बदल ले। बात गुरुजी तक पहुंची तो वे बिफर उठे। जैसे ही उन्होंने शिखा को कुछ समझाना चाहा, शिखा ने अपने मुंह पर उंगली रखकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया और फिर अपने गले में पड़ा उनकी तस्वीर वाला लॉकेट उतार कर उनके सामने फेंक दिया। सब लोग गुस्से में कह उठे, यह क्या पागलपन है शिखा। गुरुजी भी आश्चर्य मिश्रित रोष से उसे देखने लगे। इस पर शिखा दृढ़ स्वर में बोली, बहुत कर ली आपकी पूजा और देख ली आपकी शक्ति भी, जो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है। मेरा स्वार्थ अब मेरा अपने वाला होने वाला पति राहुल है। उसका घर ही मेरा मंदिर है। उसकी सेवा आपके ढोंगी धर्म और भगवान से बढ़कर है। कहते हुए शिखा तेजी से उठकर वहां से निकल गई। शिखा के इस आत्मविश्वास के आगे सबने समर्पण कर दिया और फिर खूब धूमधाम से राहुल के साथ उसका विवाह हो गया। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट हट से शिखा की आंख खुल गई। आंगन में लोगों की चहलदमी शुरू हो गई थी। आंखें मलती हुई वह उठी और सोचने लगी, यह दीवान पर लेटे लेटे उसकी आंख क्या लग गई। वह तो अपना अतीत एक बार फिर से जी आई। राहुल अब किसी भी वक्त उसे लेने पहुंचने ही वाला होगा। इस ख्याल से शिखा के चेहरे पर एक लजीली मुस्कान फैल गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब